लाइव फेसबुक लाइव? यस लाइव अभी हम शुरू हो चुके हैं। ओके चेक कर लेते हैं। ओके लाइव हो चुका है और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रवेश नॉलेज सीरीज एपिसोड 5 दोस्तों प्रवेश नॉलेज सीरीज के एपिसोड 5 में एक कदम साहित्य की ओर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों ये एपिसोड 5वां पहुंच चुका है। अभी तक हम लोग 3 यानी 12 लोगों का लर्निंग ले चुके हैं। अपनी जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें एक स्टोरी रहती है, उनके बाद एक कॉन्सेप्ट आत्मविश्वास हो या अलग अलग शब्द के ऊपर वक्ता आते हैं, और फिर बाद में होता है रश्मि बंसल की एक बायोग्राफी रहती है। दोस्तों ये कोट में कहना चाहूंगा क्योंकि हम लोग दरवाजे से जुड़े हैं। ये गुजराती में कहूंगा, इसके बाद हिंदी में भी कहूंगा कि तब तो मात्र बाणवो खखड़ावी सके, दरवाजो तो उभा थईने ज आपणे खोलवो पड़े छे। यानी हिंदी में इनका मैं मतलब कहूंगा कि अपने को जो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी तो हमेशा जो अपना दरवाजा रहता है उनको खखड़ा सकती है, यानी दरवाजे पे आ सकती है, लेकिन दरवाजा तो अपने को ही खड़ा होके खोलना पड़ेगा, किसी और कोई आ नहीं सकता। यानी जो भी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी उनको ग्रेब अपन खुद को ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं आ सकता। दोस्तों लास्ट एपिसोड 4 में भावेश पटेल कोयमतूर से आए थे, प्लान ऑफ गॉड 2 घोड़े की कहानी कही थी, बहुत ही खूबसूरत थी। उनके बाद कृणन वानाणी जी, जिन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ के ऊपर, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बेसिक पॉइंट कौन से है वो उन्होंने कहा था, और वो खुद भी एक जुम्बा ट्रेनर है, योगा ट्रेनर है। उसके बाद अर्पित वासानी जी, बहुत ही बढ़िया मिरेकल कुरियर, ध्रुव लाकड़ा की जो स्टोरी थी, जिस कंपनी में जो सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते, वैसे लोगों को नौकरी पे रख के कुरियर का बहुत बड़ा बिजनेस बॉम्बे में वो उन्होंने जमाया है। ये 3 लोगों की कहानी हम लोगों ने देखी हुई थी, बायोग्राफी भी। तो दोस्तों ये 3 में से किसी को कुछ लर्निंग प्राप्त हुई हो या यहाँ पे कोई शेयरिंग करना चाहता है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। संदीप जी आप कैमरा में देखना जो भी। अच्छा निकुंज जी बताइए आप क्या लर्निंग लिया ये तीनों में से कोई खास? हाँ, लास्ट टाइम जो कृणल जी ने हेल्थ के बारे में बताया हुआ था उसके अंदर कुछ पॉइंट मैं शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने एक पॉइंट बहुत बढ़िया किया था कि सोते समय लेफ्ट साइड में सोना चाहिए। फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट वो भी कहा था कि अपने वेट के हिसाब से अपने को पानी पीना चाहिए, वो उन्होंने बढ़िया एक किया था। फिर उन्होंने ऐसा भी बताया हुआ था कि हर रोज अपने को बॉडी को वर्कआउट करना चाहिए। फिर उन्होंने एक पॉइंट वो भी बताया हुआ था कि खाते समय अपने को खाना 32 बार चबा के खाना चाहिए। ऐसे उन्होंने अच्छा हेल्थ के बारे में बताया हुआ था। थैंक यू सो मच निकुंज जी, अमेजिंग शेयरिंग। दोस्तों और कोई शेयरिंग करना चाहता है, हम क्या सीखे लास्ट एपिसोड में? अगर कुछ आप सीखे हैं तो यहाँ पे शेयरिंग कीजिए, पार्टिसिपेट हो जाइए दोस्त। अगर कुछ आप शेयरिंग करेंगे तो अवश्य सीखेंगे। संदीप जी कोई हाथ खड़ा कर रहा है, आप देख सकते हो तो बड़ी स्क्रीन में, आप मौका दीजिए। दोस्तों काफी अच्छा अलग अलग हम लोगों ने विषय के ऊपर बात की थी। जैसे निकुंज जी ने बताया हेल्थ के ऊपर भी काफी अच्छा कृणल जी ने प्रेजेंटेशन दिया था, अर्पित जी ने काफी अच्छा मिरेकल कुरियर का कहा था, और 2 घोड़े की भी कहानी थी जिसमें एक बुढ़ा हो चुका था और एक जवान घोड़ा था, लेकिन जवान घोड़ा की मार्गदर्शन से बुढ़ा घोड़ा भी उसके साथ चलता रहा। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अभी आज के एपिसोड 5 में। संदीप जी प्लीज पीपीटी रन। दोस्तों हमारा ये प्रवेश नॉलेज सीरीज करने का एक ही पर्पज है कि हम लोग बुक के तरफ लोगों को अवेयरनेस लाना चाहते हैं। अपना जो साहित्य है वर्षों पुराना बुक, वो लोगों के तरफ आकर्षित कराना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये नॉलेज सीरीज का आयोजन किया है।
और हम लोग लंबा एपिसोड तक चलने वाले हैं। दोस्तों आज जो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं वो है तेजल निंबाणी, जो काफी ब्यूटीफुल स्टोरी लेके आएगी। और दोस्तों आप ध्यान से सुनना, वो स्टोरी आपके लाइफ में कहीं ना कहीं टच करेगी। उसके बाद संकल्प शक्ति, दोस्तों जीवन में संकल्प लेना क्यों जरूरी है और उनकी शक्ति का क्या पर्याय हो सकता है, वो दिलीप जी सेंगानी स्टोरियों को कह के बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान दोरेंगे। उसके बाद सिद्धि आएगी, जो वसूली मंजू भाटिया शून्यमाथी मेघधनुष मानोनी गुजराती में बुक है रश्मि बंसल की, उसमें मंजू भाटिया की बायोग्राफी है। बहुत ही बढ़िया तरीके से सिद्धि जी यहाँ पे प्रेजेंट करने वाली है। तो दोस्तों आज दिल थाम के बैठिए और बहुत ब्यूटीफुल शेयरिंग यहाँ पे आप कीजिए, पार्टिसिपेट हो जाइए और हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तेजल निंबाणी कौन है दोस्तों? तो वो जितेंद्र जी और सुधा जी की बेटी है, काफी एनर्जेटिक बेटी है। दोस्तों उनके अचीवमेंट संदीप जी दिखाएंगे कि ये जो प्रेजेंटेशन देने वाली है वो लड़की काफी अच्छी चित्रकार है। ये इनके चित्र है दोस्तों, जब छोटे रहते हैं तब से ही बड़ा बड़ा कारनामा करना वो एक बड़े व्यक्ति की निशानी है। तो तेजल आगे जाके बहुत बड़ी व्यक्ति बनने वाली है, जो भी फील्ड में जाएगी। दोस्तों ये देखिए उनका चित्रकार उन्होंने खुद बनाया हुआ है और काफी अच्छी चित्रकार है। अमरोली सूरत में रहते हैं। इनकी हॉबी है डांस, फिर खेलना, रीडिंग, ड्राइंग इनकी हॉबी है। और दोस्तों हॉबी देखिए ये कैसी है, ड्राइंग जो इनकी हॉबी में है। इनका विजन है दोस्तों आईएएस अधिकारी बनना है। क्या बात है, हम प्रवेश डोर की ओर से उनको अभिनंदन देंगे कि आप जरूर एक दिन आईएएस अधिकारी बनेंगे। इनको प्रमाण पत्र भी मिले हुए हैं नाट्य कृतिका में, फिर अलग अलग वक्तृत्व स्पर्धा में, चित्रकाम स्पर्धा में। तो दोस्तों इनका एजुकेशन अभी ये 10वीं में पढ़ रही है और काफी एनर्जेटिक लड़की है। तो हम तेजल के पास सुनते हैं कि आज कौन सी ये कहानी कहने वाली है। संदीप जी नेक्स्ट पीपीटी। जी हाँ दोस्तों, तेजल जी को हम इनवाइट करते हैं। तेजल मोस्ट वेलकम। थैंक यू। कैसे हो? अच्छा, सब अच्छा है। अच्छा, नर्वस नहीं हो ना आप? ना ना, नहीं हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आप इतने अचीवर व्यक्ति हो तो आप स्टोरी भी अच्छी तरह से कह सकते हो। तो संदीप जी जो है वो आगे बढ़ाइए पीपीटी, या यही पीपीटी है। तो तेजल जी मोस्ट वेलकम और आप शुरू कीजिए आपकी जो स्टोरी है वो। उम्र थका नहीं सकती, ठुकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। हाय, माय नेम इज तेजल निंबाणी। आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेके आई हूँ। एक गांव में एक किसान अपनी परेशानी से परेशान रहता था। उसकी जिंदगी में समस्या ही समस्या थी। कभी घर में झगड़ा हो जाता था, कभी खेत में ज्यादा बारिश हो जाती थी, कभी कम बारिश हो जाती थी। दोनों ही सिचुएशन में फसल बर्बाद हो जाती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कई बार घर में हवन करवाए, पूजा करवाई, फिर भी उसकी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। तो एक बार गांव वालों ने कहा कि भाई, पास के गांव में गौतम बुद्ध आए हुए हैं, इतने जाने माने ऋषि है, आप उनके पास जाओ, वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। तो किसान सोचता है कि चलो गांव वाले बोल रहे हैं तो शायद मेरी समस्या का समाधान हो जाए। मैं इतना चिड़चिड़ा रहता हूँ, गुस्सा करता हूँ, वो शायद कम हो जाए। तो अगले दिन किसान गौतम बुद्ध के पास जाता है। जाके गौतम बुद्ध को प्रणाम करता है और बोलता है कि महाराज, मैं इतनी दूर से आया हूँ, मेरे गांव वालों ने मुझे यहाँ जबरदस्ती भेजा और ये बोला है कि आप उनके यहाँ जाओ, वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। तो गौतम बुद्ध ने कहा, बेटा क्या है समस्या तेरी, बताओ। तो किसान ने कहा कि मैं आपको क्या बताऊं, क्या गिनाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी जिंदगी में समस्या ही समस्या है। तो कभी कभी मैं बच्चों से परेशान हो जाता हूँ, लगता है कि बच्चे ना हो जाए तो अच्छा है। कभी कभी बीवी से परेशान हो जाता हूँ, लगता है कि ये ना होती तो अच्छा है। कभी मेरी जिंदगी में ये सारी समस्या ठीक होती है तो खेत की समस्या आ जाती है। खेत में ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी कम बारिश हो जाती है। ज्यादा बारिश होने के कारण भी फसल बर्बाद हो जाती है, कम बारिश होने के कारण भी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान एक के बाद एक समस्या पर बताया जा रहा था। गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोले। किसान जब दोबारा बैठा था तब सारी बातें उसने फिर से बोल दी। गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोले। किसान भी चुप था तब।
किसान इस बात के इंतजार में था कि अब मेरी समस्या का समाधान मिलेगा, परंतु गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोले। किसान बोला, महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप कुछ नहीं बोल रहे, मेरी समस्या का समाधान तो कीजिए। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। जैसे ही गौतम बुद्ध ने कहा, किसान तो भड़क गया और बोलने लगा कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते, मैं इतनी दूर से आया हूँ, मेरे गांव वालों ने मुझे यहाँ जबरदस्ती धक्का देके भेजा है और उन्होंने कहा है कि आप उनके वहां जाओ, वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, और आप बोल रहे कि आप मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि बेटा ये तो जिंदगी है, जिंदगी का चक्र है, साइकिलें घूमती रहती है। हमारी जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में 83 समस्याएं होती है। 83 प्रॉब्लम्स गौतम बुद्ध ने किसान को कहे। तो किसान ने कहा कि 83 समस्या, मेरी जिंदगी में तो उससे भी ज्यादा समस्या है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ये जो 83 समस्या है उसका कोई समाधान नहीं हो सकता। तो गौतम बुद्ध ने ऐसा किसान को कहा। किसान बोलता है कि महाराज मैं आपके यहाँ फालतू में आया हूँ, उससे तो अच्छा वो पुराने वाले बाबा जी थे, पुराने वाले महात्मा थे, उन्होंने घर में हवन करवा दी थी, पूजा पाठ करवा दी थी। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि बेटा तो तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया था। तो किसान ने कहा, हाँ थोड़े टाइम के लिए सुख शांति मिल गई थी। तो गौतम बुद्ध ने फिर से पूछा कि बेटा तुम्हारी समस्या का समाधान हमेशा के लिए मिल गया था। तो किसान ने कहा, नहीं, हमेशा के लिए समाधान नहीं मिला था। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम तो क्यों फिर बोल रहे हो कि तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया? तुम्हारी जिंदगी में 83 समस्या है, उसका मैं समाधान नहीं कर सकता, परंतु जो तुम्हारी 84वीं समस्या है उसका मैं समाधान कर सकता हूँ। तो किसान ने कहा, 84वीं समस्या? 84वीं कौन सी समस्या है? तो गौतम बुद्ध ने कहा, 84वीं समस्या ये है कि तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में समस्या नहीं होनी चाहिए। जिस दिन तुम ये सोचना बंद कर दोगे कि तुम्हारी जिंदगी में समस्या नहीं होनी चाहिए, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी में अपने आप समस्या कम होने लगती है। तुम ये मानते हो कि ये तो प्रॉब्लम्स है, इसलिए प्रॉब्लम्स एक के बाद एक बढ़ती चली जाती है। अगर तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, वो तो आएगी। हर किसी की जिंदगी में सुख दुख तो आता ही रहता है। इस दिन गौतम बुद्ध ने किसान को इतनी बड़ी बात समझाई। वो समझकर घर गया, वो शांत होने लगा, चीजों को समझने लगा, और उसके बाद से उसकी जिंदगी बदल गई। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी बात में, थोड़ी सी समस्या में उसका बहुत बड़ा हौवा बना लेते हैं, और वो हौवा इतना बढ़ जाता है कि दूसरा हौवा बना लेता है, फिर तीसरी समस्या, फिर चौथी समस्या। अपने आप नेगेटिविटी हमें घेरती चली जाती है। जिस दिन हमने ये मान लिया कि ये तो प्रॉब्लम से आएगी, समस्याएं आएगी, तो उससे लड़ने की ताकत हमें ऊपर वाला देगा। हमारे अंदर जो सामर्थ्य हो, शक्ति हो, बुद्धि हो कि हम आगे बढ़े, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जिस किसी ने ये मान लिया कि ये प्रॉब्लम से नहीं आनी चाहिए, उसका कुछ नहीं हो सकता। प्रॉब्लम में आएगी और उसका समाधान भी हमको करना आना चाहिए। मानो तो रोज है, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। थैंक यू। अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी शेयरिंग, क्या बात है तेजल जी। तकलीफ तो रहवानी, जिनको गुजराती में हम कहते हैं, और तकलीफ हमेशा रहेगी लाइफ में, और हर समस्या का सॉल्यूशन अवश्य मिलता ही है, रास्ता मिलता ही है, और हर एक पानी अपनी जगह करके जाता ही है। तेजल जी बहुत ही बढ़िया शेयरिंग, बहुत ही बढ़िया आपने स्टोरी कही। संदीप जी प्लीज स्क्रीन लाइए अभी। तो बहुत बढ़िया आपने स्टोरी यहाँ पे की है। दोस्तों जो लोग भी यहाँ ये स्टोरी में से कुछ सीखे तो अवश्य शेयरिंग कीजिए, और ये आप शेयरिंग करोगे तो ये तेजल का भी आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा कि मैंने कुछ कहा और यहाँ जो उपस्थित है वो कुछ सीखे। दिलीप जी। तेजल जी ने बहुत बढ़िया बताया। अभी छोटी उम्र में भी बढ़िया तो उसकी सोच है। पहले तो जो एक कलेक्टर लेवल की आदमी IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो धन्यवाद है, वो आगे बढ़े, उम्मीद करता हूँ।
समस्या के बारे में बताइए तो समस्या तो हर रोज है, मगर अपन समस्या के सामने ना देखें, जो अपना कर्तव्य है, अगर कर्तव्य के सामने जो देखेंगे तो मेरी समस्या अपने आप कम हो जाएगी। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और दिलीप जी, आपका प्रेजेंटेशन आने वाला है थोड़ी देर में। अगर आपका स्पीकर है, कोई आपने स्पीकर लगाया है तो वो बंद कर दीजिए, आपका वॉल्यूम थोड़ा दिक्कत वाला, सिंपल ही ले लेना। सतीश जी मोस्ट वेलकम। बोलो। आपका आवाज म्यूट है यहाँ पे। हैप्पी इवनिंग सर। हैप्पी इवनिंग, हैप्पी इवनिंग। और तेजल जी ने जो स्टोरी कही, क्या सीखे आप, क्या लर्निंग लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तेजल जी ने बहुत ही बढ़िया स्टोरी बताई एंड मैं ये खुद बिलीव करता हूँ कि चैलेंजेस जो होते हैं वो हमारे लाइफ के लाइफलाइन है। वो अगर नहीं होंगे तो हम कभी भी लाइफ में आगे नहीं आ सकते। बिकॉज मैं हमेशा मानता हूँ कि रुकावटें लाइफ में आनी चाहिए, ऑब्स्टेकल्स लाइफ में आने चाहिए और उसको ओवरकम करके ही हमको लाइफ में आगे बढ़ना है। और जैसे हमारे गुरु नायर साहब हमेशा बोलते हैं कि कभी भी कोई चीज से डरने का नहीं, बोलते ना फियर। सो फियर का फुल फॉर्म हमेशा बोलते हैं वो कि फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। सो वंडरफुल तेजल जी, काफी अच्छा आपने किया प्रेजेंटेशन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत ही बढ़िया तेजल जी, आपने इंस्पिरेशन वाली स्टोरी कही है, छोटी हो के बड़ी बात कह के गई हो। आने वाले भविष्य के लिए आपको ऑल द बेस्ट। 10वीं में दोस्तों इन्होंने 90% का सोचा हुआ है, विजन लिया हुआ है, तो हम सब लोग इनको आशीर्वाद देंगे कि 10वीं कक्षा में इनका 90% अप आए। और ऑल द बेस्ट तेजल जी, आपने बहुत अच्छा खूबसूरत प्रेजेंटेशन दिया। और आपके पिताजी जी, राकेश जी, हाँ हेलो, ओके जी, कौन शेयरिंग कहने आए? मोस्ट वेलकम जी, कहिए भाई। किंजल जी ने हाथ खड़ा किया है, वो शेयरिंग कहना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम किंजल। हेलो। हाँ योगेश जी बताइए। हाँ, ये बहन जी ने जो भी बताया उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती। इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता, और परिस्थितियां तब बनती है जब उसे निपटना नहीं आता है। क्या बात है, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। ये साइकिलिंग वाले कोड आपने अच्छे लर्निंग लिए है और आज तेजल जी के साथ कनेक्ट किया है, बहुत बढ़िया। बस यही एक समस्या को दूर करने का। राजेंद्र जी मोस्ट वेलकम भोपाल से, आप कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं? राजेंद्र जी आपने हाथ खड़ा किया है, मोस्ट वेलकम। चलो कोई बात नहीं, आगे से शेयरिंग लेंगे। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और संदीप जी नेक्स्ट जी। राजेंद्र जी। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, क्या हालचाल सर भोपाल का? बहुत बढ़िया। आज पानी गिर रहा है बहुत जोरदार भोपाल में। हाँ, आज पानी गिर रहा है बहुत जोरदार बारिश में। चलो बहुत मैं बढ़िया। सर ये बोल रहा था, जीवन जी में सर। चुनौतियां जो होती है, जो ओके। डर गया वो मर गया, ओके। जो डर गया वो मर गया। आपको जहां तक का रास्ता देख रहा है वहां तक तो आप चलिए, उसके सही बात। बाद आगे का रास्ते अपने आप दिखेगा आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझा? यानी गाड़ी की लाइट जहां तक दिखती है वहां तक आगे बढ़ते रहिए, सूरत भी पहुंच जाएंगे और भोपाल भी पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच राजेंद्र जी। थैंक यू। थैंक यू संदीप जी। नेक्स्ट पीपीटी। तो थैंक यू सो मच तेजल जी, आपको अभिनंदन। बहुत बढ़िया, छोटी सी उम्र में आपने प्रेजेंटेशन दिया। और संदीप जी का एक कॉन्सेप्ट है आज। अच्छा, आज सवाल पूछने वाले हैं संदीप जी, क्या है भाई बताइए फटाफट। जी हाँ, जो हमारे हर एक एपिसोड के जो कॉन्टेस्ट होते हैं, तो लास्ट एपिसोड के जो विनर्स है, मैं सबसे पहले तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, जिनमें सतीश जी है, सतीश जी है, सोनल जी है,
भावेश पटेल जी है और अशोक पटेल जी है। ये 4 लोगों ने जो हमारा लास्ट टाइम का सेशन था, जो क्वेश्चन था कि बाइसिकल का इन्वेंशन किस ने किया, जिसका आंसर था कार्ल वॉन ड्रेस। तो जिन्होंने इन 4 व्यक्तियों ने इसका सही जवाब दिया, तो आप चारों को प्रवेश डोर की ओर से बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत-बहुत बधाई। ओके दोस्तों, तो आज का जो कॉन्टेस्ट है वो थोड़ा सा हम इसको रोमांचक करते हैं और बहुत ही बढ़िया ये हम सवाल आपके लिए लेकर आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट यहाँ पे करने जा रहा हूँ कि आज का जो सवाल है उसका जवाब ये सेशन जब तक चल रहा है उसके बीच में जो भी लोग इसका सही आंसर देंगे तो उन लोगों को जो अगले अपने प्रेजेंटर है दिलीप भाई पटेल, तो उमिया ग्लास की तरफ से आपको सही अगर आपका जवाब रहता है तो आपको सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। जो शुरुआत के 5 लोग होंगे जो भी और सही जवाब देंगे उनको उमिया ग्लास की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। तो ये मैं प्रेजेंट करता हूँ आज का सवाल। तो दोस्तों सवाल है, भगवान ने इंसान को ऐसी कौन सी 2 चीजें दी है जिसका कोई भागीदार नहीं है। मैं एक और बार रिपीट करना चाहता हूँ कि भगवान ने इंसान को ऐसी कौन सी 2 चीजें दी है जिसका कोई भागीदार नहीं है। दोस्तों टाइम लिमिट जब तक ये अपनी प्रेजेंटेशन चल रही है, मतलब 10 बजे तक ही आपका टाइम लिमिट रहेगा और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको टाइप करना है। और जी हाँ, जैसे मैंने सरप्राइज बताया उमिया ग्रास की तरफ से रहेगा स्पॉन्सरशिप। तो थैंक यू सो मच। अभी हम बढ़ते हैं आगे। थैंक यू सो मच। दोस्तों जो लोग फेसबुक देख रहे हैं वो फेसबुक में कमेंट कीजिए, और जो पहले 5 लोग होंगे, पहले 5 लोग सही जवाब देने वाले होंगे, उनको उमिया ग्लास की तरफ से बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सूरत के आसपास रहेगा तो मैं और दिलीप जी साथ में आएंगे और आपको गिफ्ट प्रेजेंट करेंगे। अगर दूर होंगे तो कुरियर से आपको पहुंचाएंगे। तो थैंक यू सो मच दिलीप जी कि आपने ये इनिशिएटिव लिया गिफ्ट देने वाला। संदीप जी आगे बढ़ते हैं। यस। बहुत ही सवाल के जवाब बढ़िया बढ़िया आते रहेंगे कमेंट बॉक्स में और हम लोग देख लेंगे। दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं। संकल्प शक्ति, संकल्प शक्ति लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे लेना है। तो कहानी के जरिए अपने बीच में ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जो एक फौजी थे और 9 महीने की फौजी में नौकरी भी की थी दोस्तों, और वो व्यक्ति एनर्जी मैन है, हमेशा ध्यान शक्ति में मानते हैं और ध्येय लक्ष्य व्यक्तित्व है दोस्तों। BNI और प्रोग्रेस क्लब के वो मेंबर्स हैं। उमिया ग्लास उनका बिजनेस है सूरत अमरोली में, और काफी अच्छा बिजनेस में इनोवेशन करना इनका शौक है। बुक पढ़ना इनका बहुत ही बढ़िया शौक है, और हमेशा एनर्जी में रहना ये इनका एक स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों संकल्प शक्ति लेके आ रहे हैं मिस्टर दिलीप सेंगानी सूरत से। तो दिलीप जी मोस्ट वेलकम। नमस्कार मित्रों, आज हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। प्रवेश नॉलेज सीरीज एपिसोड 5 एक कदम साहित्य की ओर में आपका सब हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम दिलीप पटेल है। मेरा कंपनी का नाम उमिया ग्लास है। हम लोग एक्सटीरियर इंटीरियर फर्नीचर में ग्लास सप्लाई करते हैं। संकल्प शक्ति का मानव जीवन में क्या प्रभाव आता है, क्या बदलाव आता है, आज हम कुछ स्टोरी के माध्यम से सुनेंगे। एक हजारों साल पूर्व की बात है। एक दिग्गज नाम का बड़ा राज था, एक देश था, उसमें एक देवांशी नाम का राजा राज करता था। वो राजा का एक ही ध्येय था, मेरे यहाँ जितनी भी प्रजा है वो सुखी समृद्धि रहे और तंदुरुस्त रहे, उसका एक ध्येय था। उस राज्य के आसपास बड़े छोटे बड़े बहुत गांव थे। एक बहुत दूर गांव था, वो गांव के अंदर एक परिवार था, वो खेत मजदूर करता था। वो परिवार के अंदर 3 आदमी थे, माता, बेटी और बेटा। माता को बार बार एक ही प्रश्न था, कल बेटी बड़ी हो जाएगी, उसको कन्यादान में हम क्या देंगे, उसको कन्यादान क्या करेंगे। एक समय आया, वो टाइम आ गया कन्यादान देने का, कन्यादान देने का। माता को चिंता थी। माता को याद आया, मेरा जो राजा है देवांशी वो बहुत दिलवार और दानवीर है, सब लोगों को कुछ न कुछ देता है। माता ने बेटे को बताया, बेटा तू जा राजा के पास, तेरी बहन के लिए करियावर लेके आ।
तो वो बेटा था, वो चल पड़ा और माता ने उसको 2 दिन की रोटी दी और वो निकल पड़ा। जैसे वो राजा के दरबार के पास पहुंचा तो उसने वहां राज दरबारियों ने, सैनिकों ने वो लोक दरबार के अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि वो भिखारी जैसा लगता था, वो गरीब लड़का था। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, मगर उसी ने किसी को भी अंदर एंटर करने नहीं दिया। बहुत घबरा गया कि मैं क्या क्या करूंगा, क्या लेके जाऊंगा, मगर उसने एक संकल्प लिया, बुरा काम के लिए संकल्प लिया, मगर उसको यही चिंता थी मेरी बेटी बहन के लिए कुछ ले जाऊंगा, संकल्प तो मैंने लिया है। उसी रात को उसी ने राजमहल में जाके राजमाता के रूम में चोरी किया। जब चोरी करके भाग रहा था तब राजमाता ने देख लिया कि कोई चोरी करके भाग रहा है। तब देखा तो राजमाता ने देखा तो मेरा 9 लाख का हार नहीं था। उसने तुरंत राजा को बुलाया और राजा ने पूरे राज दरबार में एक पगी को बुलाया गया। अब पगी क्या होता है? पहले जमाने में पगी आव के पग के तलियों को देख के बता देता है कि ये चोर कैसा है, उसका शरीर कैसा है, उसका बांधा कैसा है, वो बता सकता था। अभी जैसे वो आज के जमाने में लोग करते हैं, जो फिंगरप्रिंट के हिसाब से वो जो करते हैं। तो वो पगी को बुलाया और पगी ने बोला, चलो राजन, हम चोर को ढूंढते हैं। वो पूरी के पूरी फौज उसके पीछे दौड़ती गई, पीछे चलती गई। जब चोरी करके चोर भागा था तब उसके घर के जगह जाने के और जगह नहीं गया, मगर वो अलग जगह पे चल गया, डर के मारे दूसरे रास्ते पे चल गया। वो धीरे धीरे बहुत दूर निकल गया। उसके पीछे पूरी फौज लगी थी। फौज एक बड़ा सा मैदान था वहां, जो कि रुक गई। वहां कम से कम 700-800 लाशें पड़ी हुई थी सब। तो वहां सब पूरी फौज आके खड़ी हो गई। तब पगी ने राजा को बताया, हे राजन, जो चोर छुपा है, राजमाता का हार लेके आया है, ये लाशों के ढेर जो पड़े हैं उसके अंदर छुपा है। आप ऐसा आदेश करो, जितने भी लाशें हैं उसके ऊपर खंजर घोंपो, तीर भोंको, तलवार से मारो, अगर कोई जिंदा होगा तो खड़ा होगा। राजा ने आदेश दिया, सैनिकों ने सब कुछ किया, मगर कोई आदमी वहां से खड़ा नहीं हुआ। फिर राजा क्रोधित हुआ, बोला, पगी तू झूठा है। तो पगी ने बोला, क्षमा करो महाराज, अब दूसरा मुझे चांस दो, उसके बाल, मूछे, दाढ़ी जला दो, कोई भी जिंदा होगा तो वो जलती हुआ खड़ा होगा और पकड़ा जाएगा। मगर वो भी सैनिकों ने किया, मगर किसी ने भी एक आवाज नहीं निकाली। फिर राजा बहुत क्रोधित हुआ, पगी तू झूठा है, तुझे दंड मिलेगा। तब पगी ने बताया, हे राजन, मुझे एक आखिरी बार मौका दो और आप ऐसा आदेश दो कि जिसने राजमाता का 9 लाख हार चुराया है उसे क्षमा किया जाएगा, उसे सम्मानित किया जाए, सोने चांदी से उसे सम्मानित किया जाएगा। आप ऐसा आदेश। राजा ने जैसे आदेश किया तब लाशों के ढेर में से एक आदमी खड़ा हुआ। बाल, दाढ़ी, मुंह जल गए थे, शरीर में से खून निकल रहा था, ऐसी पोजीशन थी। वो हार लेके राजा के पास चरणों में आके गिरा और क्षमा मांगी। तब राजा ने पहले बताया, बेटा बेटा तू ये बता, तूने इतना अत्याचार सहन क्यों किया? तेरे पे खंजर भोंका गया, बाल जला गए, फिर भी तो एक शब्द नहीं निकाला। तूने अत्याचार सहन किया क्यों? क्या मित्रों, याद रखो, यहाँ से शुरू होता है संकल्प शक्ति किसे बोलते हैं और परिवर्तन कहाँ से आता है। परिवर्तन संसार का नियम है, यहाँ से शुरू होता है। ध्यान से सुनिए। तब चोर ने क्या बताया, राजा आप मेरे पीछे थे, तब मैं डर के मारे, मुझे ऐसा लगा मैं पकड़ा जाऊंगा, आप मुझे फांसी दे दोगे और मेरी बहन की शादी अटक जाएगी। तब मैं मर्दे के पास सोने गया, तब एक मर्दा खड़ा हुआ, वो बोला, खबरदार, जो तूने मेरे साथ सोया है तो मैंने मर्दे को बताया, ऐसी ऐसी कहानी है, मेरे पीछे राजा पड़े हुए और मेरी बहन की शादी में हार चुरा के भागा हूँ, अगर ये स्थिति है। तब मर्दे ने बोला, तू मुझे वचन दे, तू मुझे संकल्प ले मेरे साथ, मैं जैसा हूं ऐसा तू बन के रहेगा। तेरे पे कितना भी अत्याचार हो, चाहे खून निकल जाए, कुछ भी निकले, अगर तेरा प्राण चला जाए तो वचन नहीं जाएगा, तेरा संकल्प नहीं टूटेगा, ऐसा तू मुझे वचन दे। मैंने राजन उसको वचन दिया था, मेरे शरीर में से प्राण निकल जाए और कितने भी मुझे शरीर में भोंके जाएगी तो मैं शरीर में से
कुछ भी मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकालूंगा, ये मेरे वचन में बंद था। तो राजा ने बहुत खुश हुआ। राजा ने बोला, मेरे राज्य में ऐसे प्रमाणिक और ऐसे संकल्प और प्राण जाए पर वचन न कहने वाले ऐसे लोग मेरे राज्य में अभी मौजूद है। तब राजा ने उसे क्षमा किया और देखो मित्र, उसको क्षमा तो किया, साथों साथ उसे उसके महल में रहने के लिए घर दिया, बढ़िया सा घर दिया, बहन की शादी हो गई और खुद को नौकरी मिल गई। आप सोचो। और दूसरा राजा ने बताया कि तूने चोरी क्यों किया? तब बोला कि राजन, मैं आपके कर्यावर लेने के आप दरबार में आया था, मगर सिपाहियों ने मुझे अंदर आने नहीं दिया। तुरंत आदेश दिया, आज के बाद अपने राज्य में भिखारी भी आएगा और अमीर भी आएगा, सबके लिए राज दरबार खुला है। ये कह के राजा ने तो सम्मानित किया। तब आज सोचो कि मर्दे के साथ, अगर मर्दे के साथ हम संकल्प लेते हैं तो राज दरबार का हम तारे बन जाते हैं। भगवान के साक्षी, अगर हम भगवान के साक्षी जो हम संकल्प लेते हैं तो हम सितारे बन जाते। ये कोई शंका का स्थान नहीं। समझ लीजिए, आप ऐसा संकल्प करो, मुझे पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू छोड़ने का संकल्प करो, प्रभु का साथ रखो, ये आपके जीवन में से निकल जाएगा। तंदुरुस्त रहने का संकल्प करो जीवन के अंदर। सुबह मुझे 6 बजे 6:30 बजे उठ के मुझे कुछ भी प्राणायाम करना है या कसरत करनी है, कुछ भी करना है, ऐसा संकल्प करो और हर रोज आप करने लगो, आप तंदुरुस्त सदा रहोगे। आज मैं एक छोटी सी 1 मिनट की मैं कहानी बताने जा रहा हूँ। मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने मैंने देखा हुआ 22 साल का लड़का था। उसने कॉलेज का अभ्यास पूरा किया। उसने एक छोटा बिजनेस शुरू किया और सब जगह पर डिलीवरी करते। उसका धंधा अच्छा लगा और उसने सोचा मुझे बड़ी फैक्ट्री डालने की। उसी टाइम उसी समय में ऐसा नहीं सोचा मैं इतनी करूँ कि फैक्ट्री डालूंगा, मगर मुझे फैक्ट्री डालने की, ऐसा उसने सोचा। ये जो सोच नाम की सुई थी ना, खील, उसने जमीन पे ठोक दी। बरोबर, ये ठोक दी। और फैक्ट्री बनाने की सोच थे ना, ये दोनों के बीच में बहुत अंतर था, मगर उस संकल्पना का जो तार था ना, वो दोनों के बीच में जुड़ गया। और वो लोग, वो जो जिसने लड़के ने संकल्प लिया था, उसके भाइयों अलग अलग बिजनेस में थे, वो साथ साथ जुड़ते गए, वो कारवा बनता गया। उसे अच्छे एम्प्लॉय मिले, उसको साथ देने वाले, हाउसे जोश करने वाले दोस्तों मिले, उसके एम्प्लॉय मिले, उसके साथ उसका जो संकल्प था वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उससे बड़ा से बड़ा एक बिजनेस गुरु मिला, उसको सही जगह पे राह दिखाने वाला, वो उसको संकल्प शक्ति के ऊपर ले चला। अब संकल्प शक्ति के माध्यम से धीरे धीरे हम देख रहे हैं वो आगे जा रहे। उसका नाम है राकेश भगत। ये मेरे सामने की बात है। और नंबर 2, दूसरा एक प्रतीक पटेल है जो नडियाद में रहते हैं। उसका पार्टनर उसको दगा दिया था। उसने दगा दिया तो उसने बोला था मैं 4 साल के अंदर मैं 3 फैक्ट्री बनाऊंगा। तो तार पे जिंक लगाने वाला वो लड़का ने इतना मेहनत किया, वो 3 साल के अंदर 3 फैक्ट्री कर दी। अचार बनाने की फैक्ट्री, पापड़ बनाने की फैक्ट्री, मठिया बनाने की फैक्ट्री, जबरदस्त उन्हें फैक्ट्री बना दी। ये मेरे सामने। इसलिए मैं कहता हूँ जो संकल्प लो और संकल्प के साथ हर रोज पढ़ाई करो, स्टडी करो और भगवान के साक्षी रख से आगे बढ़ो, तो आपका संकल्प दूर नहीं है, आपका संकल्प अंदर है, ये सत्य है। संकल्प ऐसा करो सामने वालों आपको देखता रहे, तो देखता रहे, आपसे कुछ सीख ले, ऐसा संकल्प करो। ये मेरा प्रश्न प्रार्थना है। जय हिंद, नमस्कार। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। इसको कहे कि शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद, सतीश जी की भाषा में। और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात कर दी दिलीप जी ने। लेकिन हम लोग, हमारी प्रवेश डोर की टीम, हम सब भाइयों हमेशा अपने मगज का ढक्कन खुला रखते हैं, लोगों के पास सीखने का प्रयास करते हैं, अभी भी सीख रहे हैं और उनमें से ही कुछ संकल्प शक्ति लेते हैं। हमारे बीच आज हरेश मोती सरिया है। जब उन्होंने कहा कि भाई मैंने 20 किलो वजन घटाया, तो मैं बोला क्या करते हो? बोले डाइट भी करता हूँ और साइकिल भी चलाता हूँ। तब से 2 साल से मुझे लग रहा था कि साइकिल चलाना चाहिए, तो अभी वो भी झुंबेश चल रही है। तो लोग कहते जाते हैं, वैसा कारनामा बनता जाता है। लेकिन बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिलीप जी आपने दिया संकल्प शक्ति का। प्रतीक जी का जो उदाहरण दिया, आपका मसीहाई भाई है, वो व्यक्ति भी बहुत प्रभावशाली है और संकल्प शक्ति से वो भी आज करोड़ों का बिजनेस कर रहा है। यानी संकल्प शक्ति से दोस्तों हम लोग अब्बजोपति भी बन सकते हैं। और एक संकल्प शक्ति आदमी को
बहुत बड़ा व्यक्ति बना सकता है। सतीश जी, आप इसके बारे में अवश्य कुछ बता सकते हो। मोस्ट वेलकम। संकल्प शक्ति। मैं जो समझा हूँ ये स्टोरी में से, तो बहुत ही ब्यूटीफुल वे से दिलीप भाई ने इसको एक्सप्लेन किया। एंड पर्पस बोलो या संकल्प बोलो, हर एक के लाइफ में चाहिए ही चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर उसको पहुंचना है तो वो राह तो होनी चाहिए, कैसे जाना है मुझे। अगर हम फर्स्ट स्टेप नहीं उठाएंगे तो सेकंड स्टेप नहीं उठेगा। सो हमको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पहला स्टेप उठाना ही चाहिए। तो जैसे उन्होंने बताया कि एक 22 साल का लड़का और फैक्ट्री के बीच में बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन वो राकेश जी ने वो फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए पहला कदम उठाया। सो वो कहीं ना कहीं उन्होंने संकल्प लिया, कहीं ना कहीं वो सोच आई। तो सोच जो होती है ना सर, वो सबसे बड़ी होती है लाइफ में। सो दिलीप भाई, हेड्स ऑफ टू यू। बहुत अच्छा, आपने मेरे एक्सपेक्टेशंस के ऊपर आपने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। सो वंडरफुल दिलीप भाई। थैंक यू सो मच सतीश जी। और हमारे बीच में ऐसे भी व्यक्ति है कि दोस्तों, हम लोग खेल कूद में भी अगर संकल्प लेते हैं, यानी क्रिकेट में लो, वॉलीबॉल में लो, एक टीम बनाते और जीतते भी है। हमारे बीच में ऐसे भी व्यक्ति है जिन्होंने संकल्प लिया था और उसकी क्रिकेट टीम को जिताया था। हमारे बीच में है विशाल पटेल माकानी, जो बिलीमोरा से विशाल जी, आप आपके एक्सपीरियंस बताइए। आपने कुछ संकल्प लिए थे और सूरत के सामने मैच थी, क्रिकेट मैच, और आपका कौन सा संकल्प काम कर गया था और वो जीतने में दरकरार हमेशा रखा हुआ था? विशाल जी। नमस्कार राकेश भगत जी। नमस्कार नमस्कार। पिछले 4 सेशन से ये दिन का इंतजार करता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम सेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज ही 8:45 बजे एकदम इत्तेफाक से ब्लिंक हो गया कि आज शनिवार है और प्रवेश डोर में आज तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो यही संकल्प एक लिया था। और आज का टॉपिक एक्चुअली मैंने देखा भी नहीं था कि आज क्या होने वाला है, लेकिन ज्वाइन करना थोड़ा लेट हो गया। कमिंग टू दिलीप भाई पटेल, यस यस। आपने उन्होंने जब ये 22 साल के लड़के की बात जब चालू की ना, अंदर से एक ही आवाज निकली कि ये जरूर राकेश भगत की ही होगी। नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ विशाल जी, आपने वो कोई भी मैं संकल्प लिया था और बड़ी मैच जीते थे, वो बताइए आप। वो भी बताऊंगा। थोड़ा मैं लंबा लेता हूँ, आपको पता है, लेकिन पहले आपसे, क्योंकि यू आर अ बेस्ट मोटिवेटर। मैंने पिछले 10 साल में देखा है कि आपके मोटिवेशनल थॉट्स या आपकी स्पीच है या आपका जो अप्रोच है, उससे कई युवा प्रभावित होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे साथ और जो अभी भी जुड़े हैं, वो सब अंदर से कोई भी नहीं बोल पाएगा कि राकेश भगत इज डीमोटिवेशनल। अभी चलते हैं आपकी ने जो बताया उस पे। एक्चुअली 2015 की बात करूं तो आप भी थे ग्राउंड पे, तो सब सही चल रहा था, लेकिन सडनली 2 मैच एक ही दिन में थे। सुबह में सेमीफाइनल और शाम को फाइनल थी। तो एकदम से मैं अंदर मॉरली डिमोटिवेट हो गया था। मतलब जो धूप थी उसकी वजह से मेरे अंदर शुगर लेवल कम हो गई थी। तो मैंने संकल्प लिया था कि 2015 का यहाँ का तो कप जीतना ही है, लेकिन हैदराबाद युवा ओलंपियाड भी जीतना था। लेकिन कहीं बाय मिस्टेक हमारा फॉल्ट था। लेकिन 2015 में जब मैं बैटिंग करने को आया, उससे पहले मैंने 3 ग्लास सॉल्ट के पिए थे विथ वाटर। मेरे कोच ने बोला था कि तेरे बॉडी के अंदर उतना सॉल्ट नहीं है कि तू वहां पे खड़ा भी रह पाएगा। एंड व्हाट रियली मोटिवेट मी, मेरी एनिमीज जो ग्राउंड पे बाहर थी ना, वो बहुत ज्यादा थी। जो चीयर अप सूरत को मिल रहा था, उसने मेरे को मोटिवेट किया कि आज मेरे को कुछ करके दिखाना है। सो कभी भी अपने एनिमीज को अपने से दूर मत करो, उसको अपने अगल बगल में रखो, वही आपको अपने जीत का रास्ता दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। आपने नोटिस किया
और ये मौका दिया बात करने के लिए, मेरा अप्रोच रखने के लिए। थैंक यू सो मच। और दोस्तों ये विशाल जी काफी अच्छे क्रिकेटर थे और विराट कोहली की जैसे ही एंड तक वो खड़े रहते हैं और धोनी की तरह फिनिशिंग करते हैं मैच को। तो विशाल जी आप आते रहना और लर्निंग हम लोग लेते रहेंगे आपने से। तो दोस्तों बहुत ही ब्यूटीफुल दिलीप जी ने आज संकल्प शक्ति का कहा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो स्टोरी आने वाली है बायोग्राफी, बहुत ही ब्यूटीफुल बायोग्राफी है दोस्तों। और हमारे बीच सिद्धि जी जो लेके आ रही है बायोग्राफी, उनका एजुकेशन है दोस्तों बीकॉम और उनकी हॉबी है सिंगिंग, ट्रैवलिंग, रीडिंग और ड्राइंग दोस्तों। और एक अच्छी सी हॉबी ये है कि वो स्टेटस में अच्छे से खुद के वीडियो बना बना के रखते हैं। उनके अचीवमेंट है गरबा में काफी अच्छा वो नृत्य करती है, एक्टिंग भी करती है। और दोस्तों अभी वो प्रवेश डोर में फिलहाल प्रेजेंटर है, एडमिन टीम में है हमारी और काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। उनको जो काम दिया जाता है वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं और उनकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है और कहने का, लोगों के पास कहने का जो तरीका है वो एकदम अलग सा है। और दोस्तों वो आज हमारे बीच में मेघधनुष मानुनी की एक बायोग्राफी लेके आएगी मंजू भाटिया की। तो सिद्धि जी मोस्ट वेलकम, आपको हम इनवाइट करते हैं प्रवेश नॉलेज सीरीज के आपका जो पार्ट है और मंजू भाटिया का जो आप प्रेजेंटेशन बनाए हुए हैं वो कहने के लिए। मोस्ट वेलकम सिद्धि जी। थैंक यू। वेलकम। मैंने एक बुक पढ़ी है मेघधनुष मानवी जो कि रश्मि बंसल जी की है। उसमें एक बायोग्राफी है मंजू भाटिया की। करज कढ़ावनर कामयागर, मैं यानी कि मंजू भाटिया। इंदौर में जन्म हुआ मेरा। मेरे पिताजी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का बिजनेस करते थे। एक छोटा सा भाई और एक बड़ी सी बहन। वैसे तो मुझे पढ़ाई करना पसंद नहीं था, यानी कि मुझे जैसे कि बुक्स लो, पढ़ो, किताबी कीड़ा, वो पसंद नहीं था। मुझे तो पसंद था जैसे कि प्रैक्टिकल्स। 12th की एग्जाम स्टार्ट होने में CBSE में 12th की एग्जाम स्टार्ट करने के बाद थोड़ा बहुत सोची कि जॉब करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि प्रैक्टिकल्स नॉलेज लेने के लिए। उसमें से मैंने 1 अप्रैल को 2003 में मेरा 12th क्लास पेपर कंप्लीट हुआ एंड 2 अप्रैल 2003 आई हैड स्टार्टेड न्यू जॉब। मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग तुलिका इंटरनेशनल फार्मा में मेरे फर्स्ट डे था। वहाँ पे पराग शाह जो कि ओनर ऑफ दिस कंपनी, इस कंपनी के ओनर भी थे और सेकेंडली मेरे फैमिली फ्रेंड्स भी। उन्होंने फर्स्ट डे मुझे एक गोल्डन, आप कोई भी कंपनी में जैसे भी ज्वाइन करो तो आपको एक गोल्डन वर्ड्स मिलते हैं, वैसे यहाँ पे पराग सर ने भी मुझे एक गोल्डन वर्ड्स कहा कि कोई भी काम छोटा हो या तो बड़ा, कभी भी किसी काम को छोटा ना गिने, हमेशा उस काम को हमेशा इम्पोर्टेंस दे। वैसे ही मैं एक कंपनी थी यहाँ के मेडिसिन में रॉ मटेरियल्स देते थे, रॉ मटेरियल्स कंप्लीट करते थे। एक दिन पराग सर ने कहा हमारी एक छोटी सी कंपनी भी है जो कि बैंक के काम से जुड़ी है, वो है वसूली। वैसे तो वसूली नाम लेते ही हमारे मन में ऐसा बनता है कि 7-8 फीट के गुंडे मवाली आते और मारपीट करके पैसे हड़प लेते, बट यहाँ पे तो पूरा ही इंसान के हाथ में पूरा ही अलग है, बिल्कुल अलग। यहाँ हर महीने एक इंटरेस्ट लिस्ट निकलती थी, हर महीने बैंक के वसूली के लिए। इस लिस्ट में एक प्रचलित मिनिस्टर का नाम भी था। मिनिस्टर अपॉइंटमेंट के लिए फिर मालूम हुआ कि लोन के इंस्टॉलमेंट भरना ही भूल गए। ये जो मिनिस्टर थे वो भरना ही भूल गए। फिर फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा बैंक और कस्टमर के बीच में बड़ा गैप है। हर क्लाइंट सोचता रहता है कि अपनी गुडविल बैंक के सामने अच्छी हो, लोन्स मिल जाती है, और जिनके फ्रॉड करना है वो तो कैटेगरी ही अलग है। एक ही प्रॉब्लम आती है वसूली में कि आप किसी भी इंसान को वसूली के लिए भेजो तो मिडिल क्लास फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे कि मेंटली और फिजिकली। ये सिचुएशन को रियलाइज करते हुए सोचा कि फीमेल्स ही मनी कलेक्ट करने के लिए
आए तो बहुत अच्छा है। जैसे कि महिलाएं में एक कन्विंसिंग स्किल है, वो कि बाय बॉर्न है, वो हमेशा किसी ना किसी को कन्विंस करते ही रहते हैं। आप किसी भी काम से करवा लो, हो तो प्यार से या तो झगड़ा करके, बट महिलाएं हमेशा कुछ ना कुछ वो प्यार से हमेशा कन्विंस करवा लेती है। इसी के साथ ये बैंक में ग्रेजुएटेड गर्ल्स और फ्री टाइम में मैरिड वुमेन्स वो सब इसमें ज्वाइन करते गए। मैं सिर्फ पर्सनल लोन वसूली करती थी। 2004 में मैंने एक एग्रीकल्चर लोन की वसूली काम करना भी शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर लोन में जैसे कि ट्रैक्टर्स, जीसीबी सबके रिकवर्स करने के लिए हम लोग जैसे कि फोटोग्राफर्स रहते थे, रिमाइंडर्स, पहले तो कोई क्लाइंट को पहले रिमाइंडर्स भेजे थे, नोटिस भी भेज सकते। उसके बाद अगर ये नहीं लोन पेमेंट नहीं कर रहे हैं, फिर जीसीबी जैसे कि उन्होंने जीसीबी लिया हो, ट्रैक्टर्स लिया हो, वो सबकी रिकवरी करने के लिए पूरे फीमेल एजेंट्स सभी वहां पे जाते हैं और इनके लिए एक पार्किंग का एरिया और एक फोटोग्राफर, एक ड्राइवर, एक लोकल पुलिस, ये सबकी प्लानिंग भी करनी पड़ती है। इसी के दौरान एमपी में 1000 ट्रैक्टर्स उन्होंने कलेक्ट कर दी। 2005 में उन्होंने ट्रैक्टर्स की वसूली का वो बंद कर दिया और उसी के साथ कंस्ट्रक्शन वसूली, जैसे कि किसी ने भी होटल्स हो, होटल्स, ग्राउंड, कुछ भी के लिए जैसे कि लोन्स ली है और वो भर नहीं पा रहे, तो वो जब्त कर सकती है बैंक। वैसे ही एक इंसिडेंट है, 2007 में हमें जयपुर और रायपुर में ब्रांच शुरू की, मुंबई में हेड ऑफिस शिफ्ट कर ली। मैक्सिमम बैंक हेड ऑफिस मुंबई में ही है ताकि काम अच्छा हो, ये मेरा मानना है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। इसे हम बैंक से काम ले, ये मेरा रोजाना था। बैंक ऑफ इंडिया के रिकवरी मैनेजर ने पूछा, आप कैसे मनी कलेक्ट करोगे, आपको देखकर कोई कलेक्शन तो नहीं देगा। मैंने शांति से जवाब दिया कि हमारी सभी महिलाएं एजेंट्स हैं। शुरुआत में हमें सिर्फ 2 ही पार्टी मिले, पर अभी तक हम लोग ने 2 करोड़ की वसूली की। इसी कारण से धैर्य, विश्वास, फोकस, मैंने कभी भी ऐसे काम में रिश्वत नहीं ली है। ऐसे काम में अगर रिश्वत, ये पूरा इंडिया है, यहाँ पे आप रिश्वत से काम करवा सकते हो, स्कूल कई जगह पे ये हो रहा है, बट रिश्वत से काम ज्यादा नहीं चलता। मुझे एक इंसिडेंट याद आया, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया में मुझे दिया गया 2 पार्टीज, उसमें से एक पार्टी थी जो कि गोल्डन टावर्स में, वहां पे एक लिस्ट में फर्स्ट था, तो मैं वहां पे फर्स्ट टाइम गई, तो मैंने देखा कि वो 3 पीढ़ी के फैमिलीज पूरी साथ में रहती थी, ज्वाइंट फैमिली। वहां पे एक बूढ़े नाना जी की एज के थे, सेकेंडली मेरे एज की एक लड़की थी, उन्होंने कहा कि हम लोग कर्जे में आ गए हैं और मेरे जो पार्टनर थे उन्होंने हमारा घर गिरवी रख दिया है। और ये सब देख के मैं पूरा इमोशनल हो गई, इमोशनल होके मैं घर पे लौट गई। फिर सेकेंडली जैसे ही घर पे लौटी तो पुलिस स्टेशन में से फोन आया कि आपने मतलब आप जहाँ पे गए थे वहां से आपने कोई गुंडागर्दी की, मारपीट की। वहां से मैंने फर्स्ट सबक सीख लिया कि कभी भी आप इमोशनली ना बने। ये लाइफ में भी कभी भी आप इमोशनल बनो, या तो बोलते हैं ना इमोशनल फूल, कभी भी ना बने। या तो गुस्से में लिए हुए डिसीजन और प्यार में ये कभी लेना नहीं चाहिए। बैंक को अपनी लोन्स रिकवर तो हो ही जाती थी, हमारी कमीशन भी मिलती थी इसमें। एक पार्टी लोन उनकी रिसोर्ट बनाया था, पर लोन्स में भर ना सकी, उनके वो होटल था जो कि 38 करोड़ जिसकी पार्टी का प्लेस का प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन था, बट वो कर ना सकी, होटल्स रीपेमेंट कर ना सकी, तो उससे हमें जैसे ही नीलामी करनी, वो प्रॉपर्टी 61.4 करोड़ में बेची गई। 2011-12 में हमने 500 करोड़ की रिकवरी, उसमें से 10 करोड़ का कमीशन मिला। होम लोन्स हमें सिर्फ 5% देती थी और
जैसे ही बड़ी की बड़ी, जैसे कि ये प्रॉपर्टीज हो, उसमें 30 करोड़ जितनी बड़ी प्रॉपर्टी है उसमें सिर्फ 0.5 कमीशन मिलता था। बट कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि इसमें ज्यादा मिल रहा है, उसमें जो भी चैलेंजेस आते गए उसे हम एक्सेप्ट करते गए। 80% लोन की रिकवरी ऑलमोस्ट हम लोगों ने कर दी थी, एडजस्टमेंट करके। कोई पे करता था, कोई हाफ पे करता था, बट ऐसे ही 80% क्लाइंट्स ने हम लोग एडजस्ट कर लिए। ऐसे ही बहुत सारे डिफिकल्टीज करनी पड़ी, बट इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल कॉर्पोरेट कंपनी में हो जाती थी, क्योंकि वहां पे ये लोग हायर एडवोकेट रहते हैं, वो हायर करते थे बहुत सारी सैलरी, और इसमें स्टे ऑर्डर्स पास ऑन करते हैं, लीगल एक्शंस भी लेते हैं। इससे हमें डेट्स में, कोर्ट्स में डेट से मिलते जाती थी, और ये कोर्ट्स में बहुत लंबा चलता। 26 ब्रांचेस है हमारी, 250 एजेंट्स है, 20 बैंक क्लाइंट्स जो कि हमारे बैंक क्लाइंट्स है इसमें स्टाफ। और यहाँ पे मोस्ट ऑफली फीमेल एजेंट्स ही काम करते हैं। उनकी मिनिमम सैलरी 25,000 है। इस काम में कभी तो हमारी फैमिली हमारा सपोर्ट भी करती है, कभी तो ना करती है, जैसे कि हेल्पलेस भी है। कभी कभी ये काम हमारा वसूली मतलब पूरा अलग है, फैमिली सोशल, हमारी फैमिली पूरा एक अलग डिफरेंट लुक है। इसमें हमारे समझदारी से, ऑनेस्ट से हमारा काम करते हैं, तो कभी कोई साथ देता है, कोई ना भी दे। और हमेशा जो सच्चाई के कदम पे चलते हैं, तो कभी ना कभी फैमिली भी हमारा साथ छोड़ देती। मुश्किल केसेस है, बहुत सारे मुश्किल केसेस है, बट मेरी समझदारी से मेरी मॉम ने बहुत सारे सुलझा दिए, जो कि वो डायरेक्टर है मेरे बैंक, मेरे कंपनी के। इस कंपनी में सिर्फ 2 ही जेंट्स है, जो कि फर्स्ट पराक्षा और सेकंड है मेरे पापा। वो दोनों कर्नाटक और तमिलनाडु के केसेस हैंडल करते हैं। मैं मोस्ट ऑफ 15 दिन से बाहर ट्रैवल करती हूँ। इसी ट्रैवलिंग करने से मेरे प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ चुके। वैसे मैम पहले भी कहा था कि मुझे प्रैक्टिकल ज्यादा पसंद है। मेरा ज्यादातर टाइम कुर्ला और बांद्रा में होता है। इसके साथ ही मैंने लॉ भी कंप्लीट कर चुका है। अभी तो मैं 26 इयर्स की हो चुकी हूँ। लोग सोचते हैं कि कभी शादी करेगी, कभी घर बसाएगी, बट एक कैरियर भी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। कुछ नहीं, 2-3 साल बाद मैरिज भी कर लेंगे, और लाइफ पार्टनर एक ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल, जो कि हमारा साथ दे। हमेशा ये सोचे कि मेरा काम भी प्रायोरिटी पे है, तो उसका भी प्रायोरिटी पे, तो वो भी मेरा साथ दे। और जरूरी तो नहीं कि शादी कर लो, बच्चे हो गए, तो बच्चे के बाद भी ये काम मुझे शुरू करना है और हमेशा कंटिन्यू रखना है। वैसे ही मैंने मंजू जी की जो कहानी आपको सुनाई है, वो मंजू जी जिसके हार्ड वर्किंग, पेशेंट और कॉन्फिडेंस, और उनके खून में, डीएनए में वसूली का बहता है। मंजू जी हमेशा बोलती है कि फीमेल एजेंट, और वो हमेशा छोटा ना छोटा काम, हमेशा बड़ा छोटा वो सोच के ना करे, हमेशा अपने काम को हम अपना 100% दे, फोकस रखे। और जरूरी नहीं कि लेडीज पीछे रहे, लेडीज अगर सोचे तो वो सबसे आगे निकल सकती है। और बस मैं यही चाहती हूँ कि हर एक लेडीज ये सोचे कि वी कैन डू एवरीथिंग। बस खुद पे विश्वास रखे, कॉन्फिडेंस, और लगे रहो। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन सिद्धि जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने बहुत ही खूबसूरती से, आप ही मंजू जी बन चुके थे, और मंजू जी का हम माता जी बोलते हैं ना कि हेरे आव्या, ऐसे ही आपके अंदर आ चुके थे। और बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन, और हम लोग काफी सीखे कि दोस्तों जो व्यक्ति एक सामान्य जो व्यक्ति था, जो फार्मा सेक्टर में था, और शुरुआत में तो एक रिसेप्शनिस्ट बना था, और वो आगे जाके 500 करोड़ का टर्नओवर करे, वैसी कंपनी भी बनाए, और बॉस को ही पार्टनर बनाए। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया बायोग्राफी ये मंजू जी की थी, और हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं कि दोस्तों ऐसा कुछ है ही नहीं। हम लोग करोड़ों का बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन एक ठानना पड़ता है
और आगे बढ़ सकते हैं। कंटिन्यूस लर्निंग होनी चाहिए और कौशल्य होना चाहिए, इम्प्लीमेंट भी बहुत जरूरी है। तो मंजू जी ने वो किया और अमेजिंग, आपने सिद्धि जी बहुत बढ़िया तरीके से आपने यहाँ पे प्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये स्टोरी में से अगर कुछ कहना चाहते हो, कुछ सीखा है आपने आपके अंदर, तो आप मोस्ट वेलकम कह सकते हो, शेयरिंग कह सकते हो कि ये स्टोरी से हम ये सीखे। ये तो बायोग्राफी थी, सत्य घटना थी। तो दोस्तों आप शेयरिंग कर सकते हो। शेयरिंग करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। आप ये पब्लिक में ही स्पीकिंग कर रहे हो ऐसा ही समझ सकते हो, एक बड़े सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, यानी आप ऐसा फील आ सकता है। तो शेयरिंग करना बहुत जरूरी है। मैं भी एक समय छोटा छोटा शेयरिंग करता था, तब अभी कितने भी लोग मुझे एड्रेस करना हो तो मैं कर सकता हूँ। अभी डर भी खत्म हो गया है। होता क्या है कि हम कुछ सीखते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और आप बांटोगे नहीं तो कैसे बढ़ेगा। तो प्लीज आप में से जो कोई भी कोई सीखा है तो बताइए, नहीं तो हमारी टीम तो रेडी है। संदीप जी आप क्या सीखे, आप बताइए ये स्टोरी से, क्योंकि संदीप जी और मैं कल ऐसी जगह पे गए थे ऑफिस छोड़ के, एक वड का झाड़ था, मंदिर था, वहां पे ये स्टोरी हमने पढ़ी, ये पीपीटी रेडी की और सिद्धि जी को दिया था। तो हम लोगों ने तो बेस्ट लर्निंग ली थी। संदीप जी आप क्या कहोगे ये लर्निंग के बारे में? इस लर्निंग के बारे में अगर खास बात कहूँ तो उन्होंने बहुत ही प्यारा लेसन दिया है कि कभी भी अपने काम को नीचा ना लेके, आप किसी भी लेवल पे अगर काम कर रहे हैं तो आप उस क्षेत्र में शिखर और चोटी तक पहुंच सकते हैं अगर आपका मन दृढ़ है। और दूसरी एक बहुत प्यारी चीज जो उन्होंने सीखी बताई इस स्टोरी के माध्यम से कि महिला सशक्तिकरण, ये जो एक बेहतरीन उदाहरण उन्होंने सेट किया है, तो वो एक बहुत ही प्यारा लेसन इस बायोग्राफी से हमें सीखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, और पीपीटी के सिवाय भी ये बुक में बहुत कुछ था, और छोटी छोटी बातें तो हम लोगों ने इसमें स्किप की थी, लेकिन आप अगर स्टोरी पढ़ते हो पूरी तो अंदर जाओगे तो छोटी छोटी चीज भी यहाँ पे कही गई है। रश्मि बंसल जो लेखक है, और सिद्धि जी आपने बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, तो सो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और संदीप जी हम आगे Thank बढ़ते हैं you. यहाँ पे। तीनों जो पार्टिसिपेट है उनको हम कॉन्ग्रेचुलेशन, दिल से अभिनंदन कहना चाहेंगे। तेजल लिंबानी जी, दिलीप सिंघानी जी और सिद्धि, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने पार्टिसिपेट किया, आपने कुछ लर्निंग ली और लोगों तक लाए, यही बहुत बड़ी बात है। और जिंदगी में हमेशा ऐसे आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और बहुत आगे तक आप जाओगे, ऐसा आत्मविश्वास रहता ही रहेगा। तो थैंक यू सो मच पार्टिसिपेट तेजल, दिलीप जी एंड दोस्तों सिद्धि जी। और दोस्तों आने वाले एपिसोड 6 में एक पूरा प्रीमियम एपिसोड हम लोगों ने बनाया है। दोस्तों सतीश विलायत जी जो स्मार्ट में फाउंडेशन गुरुकुल, हमारी प्रवेश टीम के जो कुणाल, निकुंज, योगेश और केतन जो बिजनेस में जब थे, तब आज से 5 साल पहले बिजनेस में क्या होना चाहिए, वो फाउंडेशन गुरुकुल का एक कोर्स था, वो सतीश विलायत जी ने इनको सिखाया था। दोस्तों ये लाने वाले हैं जुनून, जुनून के ऊपर कहने वाले हैं। और दोस्तों ये पेशन, एनर्जी और पेशन के ऊपर, संयम शक्ति के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से ये कहने वाले हैं। संदीप जी आपकी बात हुई थी सतीश जी के साथ? यस 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 हुई थी। तो आप थोड़ा ब्रीफ में बताइए कि आने वाले एपिसोड में क्या आने वाला है? आने वाले एपिसोड में वो बताने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि एनर्जी मतलब उत्साह अपने जीवन में कितना का उपयुक्त होता है, और उत्साह के साथ साथ जो जुनून होता है, जो जुनून और एनर्जी के साथ आप सफलता की कितनी ऊंचाइयां पहुंचा सकते हैं, इसके ऊपर बहुत ही सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर ये एपिसोड होने वाला है। और बहुत ही पावरफुल सेशन ये रहने वाला है। उनका पूरा बहुत सारा नॉलेज है इसके बारे में, और एनर्जी और पैशन के ऊपर वो बोलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और सतीश जी पूरे दिन तक बोलते हैं तो थकते नहीं है, और उनके पास इतना खजाना है, तो एक घंटे में अपने को बहुत कुछ देने वाले हैं। दोस्तों जीवन में उत्साह भी इतना जरूरी है और जुनून भी जरूरी है, यानी जुनून और उत्साह का मिलाप हो जाता है तो वो कंटिन्यूटी बनती है और कंटिन्यूटी एक्शन में आती है।
तो आने वाले एपिसोड में हम लोगों ने एक ही व्यक्ति को लिया हुआ है और वो पूरा एपिसोड प्रीमियम एपिसोड है। आप लोगों को बहुत लर्निंग मिलेगा और सतीश जी तो इनसे बहुत वाकिफ है, सतीश विलायत जी से। हमारे सतीश वानखेड़े जी बहुत अच्छी तरह से इनको जानते हैं। और दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। संदीप जी सतीश जी। हाँ सर। हाँ, आप बहुत अच्छी तरह से ये सतीश विलायत जी को जानते ही है, कैसे अच्छे ट्रेनर है, मोटिवेटर है और एक्शन प्लान कैसे करना ये भी जानते हैं। तो हाँ, और आने वाले कुछ एपिसोड में हम सतीश वानखेड़े को भी सुनेंगे। उनको सुनने का भी एक अलग सुनहरा मौका रहता है। तो इंतजार करके रखना, दिल थाम के बैठना, ऐसे अच्छे व्यक्ति हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन करने आने वाले हैं। संदीप जी नेक्स्ट पीपीटी प्लीज। थैंक यू सतीश जी। ओके, यहाँ पे हमारी पीपीटी फिनिश हो चुकी है। तो दोस्तों आज सवाल का जो जवाब था संदीप जी वो दीजिए, क्योंकि आज का एपिसोड 10 बज चुका है और हम ज्यादा नहीं चलाएंगे कमिटमेंट के हिसाब से। लेकिन फटाफट आज का जवाब दीजिए। और किसने सच्चा जवाब दिया है कि उनके यहाँ दिलीप जी को स्पेशल गिफ्ट भिजवाना है? ऐसे 5 लोग जो दिलीप जी के हिसाब से जो जवाब आया है। अलग अलग लोगों ने बहुत जवाब दिया है, लेकिन दिलीप जी ने क्या जवाब हमको दिया था वो आप लोगों को देते हैं। दिलीप जी के जो सवाल था और उसका जवाब है अपना तंदुरुस्ती, हेल्थ का कोई भागीदार नहीं होता। और दूसरा है ज्ञान, नॉलेज। ये 2 चीजें ऐसी है जो भगवान की हमें ऐसी दी हुई है जो जिसका कोई भागीदार नहीं होता। तो उसमें से अगर हम नॉलेज जिनका जवाब आया हुआ है वो है महिमा पटेल जी। उन्होंने नॉलेज हमें आंसर दिया हुआ है। तो वो है आज की एक विनर, कॉन्टेस्ट विनर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस महिमा जी। थैंक यू दिलीप जी। मैं तक जाना पड़ेगा भाई गिफ्ट लेके। चौक्कस, अवश्य। अभिनंदन महिमा जी, आपने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है। और कोई संदीप जी था जिन्होंने हेल्थ लिखा हो या ज्ञान लिखा हो? सरस्वती जी लिखा हो? कोई बात नहीं, आप देख लेना बाद में कमेंट, और फेसबुक में भी देख लेना किसी ने भी दिया है। तो ऐसे 5 लोगों को हम चॉइस करेंगे और उनके वहां गिफ्ट कुरियर से भी भेज देंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन महिमा जी। और हमें गर्व है, आप प्रवेश के बहू ही बनने वाले हैं। तो हमें गर्व होगा कि भाई ऐसे लर्निंग वाले बहू हमारे घर में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो संदीप जी लास्ट में हम इतना ही कहेंगे। कुछ है पीपीटी में आगे? बस यहाँ पे एंड हो गया सर। तो लोग आपकी शायरी सुनने के लिए आतुर है और शायरी से आज का सेशन का एंड करेंगे। और जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए उनको तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन दे रहा हूँ। जो यहाँ पे जूम लिंक में आए और प्रेक्षक बने, किसी ने शेयरिंग भी किया, उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा कि आपने आपका लाइफ का सबसे अच्छा पल ये पूरे वीक का जो बिताया है। तो ये 1 घंटा बिताया है दोस्तों। और ये आने वाले शनिवार तक आपको एनर्जी बूस्टिंग के लिए बहुत काम आएगा। और दोस्तों लर्निंग लेते रहना चाहिए, क्योंकि नेवर एंडिंग ये प्रोसेस है और करते रहना चाहिए। लास्ट में संदीप जी की शायरी सुनते हैं और यहाँ पे सब हम छुट्टा होते हैं। संदीप जी। थैंक यू सो मच। अभी मैं शुरुआत करता हूँ कुछ पंक्तियों से कि अगर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का कहा होगा तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको। विश्वास पे अपने अड़े रहो, खड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला। दुनिया बदली है जिसने भी पहले उनको इनकार मिला। अपमानों का हार मिला और दानों का उपहार मिला। हर सांस में अब विश्वास भरो और लहरों की विपरीत बहो। हाथों में विजयी मशाल लिए विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक हो, तुमको क्या करना लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। आरंभ आज इस नवयुग का, आरंभ आज से इस नवयुग का। विश्वास पे अपने खड़े रहो,
अड़े रहो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस लवली सेशन। और हम प्रवेश डोर आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है, सारे प्रेजेंटर्स का, जो लिसनर्स थे उन सभी का, और जितने भी लोग थे जो हमारे सपोर्ट में भी थे, हमारे जो टेक्निकल टीम थी उन सबका, हमारी प्रवेश की पूरी टीम सबका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और मिलते हैं अगले एपिसोड नंबर 6 में। तब तक के लिए गुड नाइट और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।